अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? चैट रूम में मुझे ज़रा वेरीफाई कर दें। ऑल राइट। आज की जो हमारी लैब है 1 घंटा है सिर्फ हमारे पास। टॉपिक्स हम लेकर चल रहे हैं, काफ़ी टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली कुछ क्लासेस के अंदर, और हम ये चाह रहे हैं कि बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको भी ज़्यादातर थोड़ी तेज़ी से लेकर चलें, और साथ ही साथ आपको समझ में भी आ जाएँ वो सारी चीज़ें। ऑब्वियसली समझने का भी मसला है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर थोड़ा इशू आ रहा है। ओके मोहम्मद कुमेल, मैं आपको देता हूँ माइक। दो चार मैं बातें कर लूँ, फिर मैं आपसे बात सुनता हूँ। आपने रेज हैंड किया है, मैं आपकी बात सुनता हूँ। सो कुछ चीज़ें, दो चार चीज़ें अनाउंसमेंट मुझे करनी है। एक पहली बात तो आप लोगों को ये बता दूं कि जो आपकी असाइनमेंट है जिसकी लास्ट डेट कल है, उससे रिलेटेड आपके जितने भी इश्यूज़ हैं, कोई आप इश्यूज़ मुझसे ईमेल पर पूछ रहे हैं तो मैं ईमेल को भी कोशिश कर रहा हूँ कि टाइमली रिप्लाई कर दूँ। अब ये है कि अगर आपकी ईमेल रात को 2-3 बजे आ रही होगी तो फिर ऑब्वियसली आपको वेट करना पड़ेगा कि सुबह उठ के मैं ईमेल देख कर और उसका रिप्लाई जो है वो हाजिर दिमागी के साथ कर सकूँ। लेकिन उसके अलावा मेरी कोशिश यही है कि जो ईमेल्स आ रही हैं मुझे असाइनमेंट से रिलेटेड के जो जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको मैं रिजॉल्व करके बता दूं स्टूडेंट्स को। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने जवाब नहीं दिया है ईमेल का, वो इसकी वजह यही है कि उनकी ईमेल में वो डायरेक्टली यही पूछ रहे हैं कि ये मैंने सही किया है या नहीं किया। तो ये सही या गलत तो मैं तभी बताऊंगा जब आप असाइनमेंट सबमिट करवा देंगे। राइट, अभी इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकता कि सही हो गया आप जमा करवा दो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नहीं, असाइनमेंट का मकसद ही यही है कि आप अपने अपने भरोसे के ऊपर सब चीज़ें सही करो और फिर मुझे जमा करवाओ कि सर मुझे ये समझ में आया था और मेरे मुताबिक ये चीज़ें सही हैं। तो हाँ, ये मैं हेल्प कर सकता हूँ कि सर यहाँ पर ये हो नहीं रहा है, ये मैंने क्लास बनाई तो है शॉप की लेकिन ये कॉल क्यों नहीं हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसमें काइंडली मुझे इशू बता दें तो मैं एरर आइडेंटिफाई करके आपको बता सकता हूँ कि यार आप यहाँ पर ये मसला कर चुके हो, इस वजह से ये काम नहीं हो रहा है। ऑल्दो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली आप कोड मुझे भेज दो और मुझे कहो कि ये देख लें कि सही है या नहीं। ये रूल अप्लाई होता है आपके सब तकरीबन सभी चीज़ों के ऊपर, आपके असाइनमेंट से लेके आपके क्विज़ से लेके हर चीज़ से लेके। जब तक कि आप पूरी चीज़ें सबमिट नहीं करवा देते तब तक मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने सही किया या गलत किया, बिकॉज ये ग्रेडेड चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये कि जो आज आपकी क्लास है, मैं ये चाह रहा हूँ कि असाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि ईमेल पर आप नहीं पूछ पाए हैं या आपको फिर भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आज की क्लास में कुछ टाइम मैं स्टार्टिंग में रख लेता हूँ। उस टाइम में आप क्वेश्चंस मुझे लिख कर पूछ लें या रेज़ हैंड कर लें तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप वहाँ से सवाल पूछ लें और मुझसे पूछ लें कि सर असाइनमेंट में ये इशू आ रहा है या ये चीज़ समझ नहीं आई, तो इसको ज़रा क्लियर कर दें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, असाइनमेंट में ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें क्या करना है या फला फला कोई भी चीज़ हो सकती है। उसके अलावा तीसरी अनाउंसमेंट ये है कि लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स जो हैं उससे रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो एक स्टूडेंट ने मुझे ये कहा था, मुझे नाम याद नहीं, आई थिंक कासिम थे या कौन थे, इसी सेक्शन के या किसी दूसरे सेक्शन के, वो मुझे ये कह रहे थे कि क्यों ना मैं ख़ुद रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो मैंने कल वाली क्लास में भी यही कहा है कि आपकी ऑलरेडी एलएमएस की जो इनरोलमेंट है उसके इतने हज़ारों इश्यूज़ हैं, वो भी ऑब्वियसली मेरा काम नहीं है, वो दूसरे डिपार्टमेंट्स का काम है, लेकिन फिर भी वो मैं चेकिंग करता जा रहा हूँ एक एक करके कि कौन सी इनरोलमेंट हुई है कौन सी नहीं हुई है, किसने कब करवाई, किसकी नहीं हुई, किसको क्या एक्सेसिबल है क्या नहीं है। उसकी वजह से हमारी काफ़ी क्लासेस अफेक्ट हो रही हैं। और साथ ही साथ अगर रिकॉर्डिंग को भी मैं अपने सर पे ले लूँ कि रिकॉर्डिंग भी मैं ही करूँगा और मैं ही शेयर करूँगा तो फिर हमारी क्लास का कोई टाइम नहीं रहेगा। यू कैन ऑलरेडी सी कि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आधे से ज़्यादा टाइम हमारा क्लास का निकल जाता है। और अगर हम रिकॉर्डिंग भी करने लग जाएँ तो फिर मेरा ध्यान सारा यहीं पर रहेगा कि कौन सी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है कौन सी नहीं हो रही है, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, माइक रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी फॉर अ डेमो रन हो सकता है कि वो सोल्यूशन सही हो, क्योंकि बाकी तो रिकॉर्डिंग्स हमें मिल नहीं रही हैं और जैसी मिल रही हैं वो यूज़लेस हैं। तो आज मैंने एक डमी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है, तो आपका ये लेक्चर रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ साथ साथ। लेट्स सी इसकी रिकॉर्डिंग अगर सही हो जाती है तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा और आगे से भी फिर हम इसी तरह रिकॉर्डिंग करते रहेंगे, प्रोवाइडेड कि इस रिकॉर्डिंग की वजह से मुझे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो, मेरे पास नोटिफिकेशन बार बार ना आ रहे हों और मेरी रिकॉर्डिंग 10 मिनट के बाद बंद ना हो जाए कि परचेज़ करें तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग होगी। इस तरह की चीज़ें अगर नहीं आती हैं तो दैट्स ओके, आई हैव ट्राइड कि मैं ऐसा सॉफ्टवेयर निकालूं जो कि मुझे परचेज़ करने का ना कहे, बट लेट्स सी क्या होता है। और आखिरी चीज़ वो ये कि एलएमएस की जो इनरोलमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एलएमएस के ऊपर जो मैंने डमी क्विज़ बनाया था वो डमी क्विज़ वो सब लोग अटैम्प्ट कर चुके हैं जो कि एलएमएस के ऊपर इनरोल थे। वो लोग अटैम्प्ट नहीं कर चुके हैं जो कि दो कंडीशंस के ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि या तो आप एलएमएस में एनरोल ही नहीं है इस वजह से आप नहीं कर सके,
और दूसरी वजह ये है कि आप LMS पे एनरोल हैं लेकिन आपको ईमेल रिसीव नहीं हुई, इस वजह से आपको पता नहीं है। अगर आपको ईमेल रिसीव नहीं हुई है तो आपको पता ही नहीं पड़ा कि क्विज़ कोई मैंने डमी बनाया है या नहीं बनाया है, इस वजह से आपको नहीं दे सके। और तीसरा इशू है जो कि जेन्युइन है कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया या इंटरनेट का इशू हो गया, इस तरह के मसले हो गए। सबसे पहले इशू के ऊपर मैं आपसे बात कर लूँ कि LMS पे अगर किसी की इनरोलमेंट नहीं हुई है, आपको ईमेल रिसीव हुई लेकिन LMS के ऊपर इनरोलमेंट नहीं थी, तो आपने मुझे ईमेल करके, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया भी है लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे नहीं बताया है, और तकरीबन 80+ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया है क्विज़। तो आई डोंट नो कि उनका क्या मसला है। आगे चल के क्विज़ेस होंगे तो तब भी मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या मसले होंगे, बिकॉज डमी क्विज़ मैंने एक बनाया था LMS के ऊपर, वो इनरोल्ड हैं, उनको ईमेल चली गई है ना, उनकी तरफ से ये रिप्लाई आया मुझे कि ईमेल रिसीव नहीं हुई, ना उनकी तरफ से ये रिप्लाई आया कि मुझे LMS एक्सेस नहीं हो रहा है, कुछ मुझे रिप्लाई नहीं आया। तो आई कैन नॉट नेवर नो कि उनके साथ क्या इशू है, और आगे जाकर भी उनके साथ यही इशू होंगे। तो दूसरी बात ये कि जिनको ईमेल रिसीव नहीं हुई है उनके लिए एक अनाउंसमेंट ज़रा सुन लें। अनाउंसमेंट क्या सुन लें, एक वे ऑफ लाइफ स्टाइल है हमारे इस ऑनलाइन क्लास के अंदर, ज़रा उसको सुन लें। वो ये कि LMS को आपने रेगुलरली देखना है, उस पर जो अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, उसके ऊपर जो चीज़ें अपलोड हो रही हैं, आप जैसे ही लॉगिन करते हैं आपके सामने जब कोर्सेज़ की लिस्ट आती है तो उसके नीचे लिखा हुआ होता है कि आपके पास कुछ असाइनमेंट्स हैं जो नीड अटेंशन, यू हैव सम क्विजेज दैट नीड अटेंशन, यू हैव सम अनाउंसमेंट्स दैट नीड अटेंशन, ये चीज़ें आ रही होती है। अगर आप रेगुलरली लॉगिन करें तो आपको ईमेल का मोहताज भी नहीं रहना पड़ेगा कि आपकी ईमेल नहीं आई है। आप LMS को प्राइमरी सोर्स रखें, LMS के ऊपर जाकर लॉगिन करें, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्विज़ आया हुआ है और कौन सा क्विज़ नहीं आया हुआ। लेकिन फिर भी अगेन, मैं किसी भी चीज़ पे आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपकी गलती है और आपको उनको इसको सॉल्व करना है। अगेन मैं ये कहता हूँ कि जिनको ईमेल रिसीव नहीं हुई है, आई विल ट्राई कि जो ईमेल्स मैंने कलेक्ट की हैं, जो ईमेल्स IT वालों के पास से मुझे आई हैं, या जो ईमेल्स मुझे अभी आप कम्युनिकेट करते हुए दे रहे हैं, वो जो ईमेल्स हैं उन सबको मैं वेरीफाई करके आप लोगों की ईमेल को अपडेट कर दूं, ताकि आपको मैं उस ईमेल पर ईमेल भेजूं, रब्ता करूं जो ईमेल आप जो है वो रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। आई विल डू दैट एज वेल, ताकि आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन गैप ना आए हमारा। तो ये सारी चीज़ें करने के बावजूद अपनी ज़िम्मेदारी भी ज़रा से संभालें, और ये सोचें कि अगर आपके पास ईमेल नहीं आती है तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि LMS के ऊपर जाकर रेगुलरली देखते रहें, कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, कोई क्विज़ नहीं बना। लाइक आई सेट के जो डमी क्विज़ बना था उसमें मैंने एक दिन का टाइम रखा था। आई थिंक मेरे 24 आवर्स तो थे ही उसके अटैम्प्ट के लिए, 24 या 22 आवर्स कुछ ऐसे थे। लेकिन उन 22 आवर्स में जिनको ईमेल रिसीव हुई उन्होंने वो अटैम्प्ट किया, जिनको ईमेल रिसीव नहीं हुई उन लोगों ने 24 आवर्स के अंदर LMS को लॉगिन करके भी नहीं देखा। तो काइंडली, चूँकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो इतनी आप लोगों को जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें कि LMS को काइंडली रेगुलरली लॉगिन करके देखते रहें। या दूसरा तरीका ये है कि अपने क्लासमेट्स से रब्ते में रहें, और हर ईमेल के एंड पर मैं ये लिख देता हूँ कि ईमेल जो आपके पास आ रही है काइंडली अपने क्लासमेट्स से शेयर कर लें। अगर आप क्लासमेट से शेयर नहीं करेंगे तो वो स्टूडेंट जो कि बेचारा 1-2 स्टूडेंट्स के साथ राब्ते में है, उसके पास वो ईमेल रिसीव नहीं हो रही है, तो वो उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है वो उस ईमेल के पता लगाने का। तो काइंडली आपके पास अगर ईमेल आती है, आपको दिख भी रहा है कि वो स्टूडेंट रेसिपेंट लिस्ट में है ईमेल के, फिर भी आप उसको ज़रा ईमेल करके या मैसेज करके, जो भी आपका कम्युनिकेशन मेथड है, उसको आप बता दें कि यार ये एक ईमेल आई है, ये देख लेना ज़रा, शायद तुमने ना देखी हो, या तुम ज़रा बाहर हो या कहीं और किसी काम में मसरूफ़ हो, तो ईमेल आई है, ज़रा इसको देख लेना रात में जाके या किसी भी वक्त फारग होकर। कम्युनिकेशन ज़रा रखें, क्योंकि हमारी सारी ऑनलाइन क्लासेस डिपेंड कर रही हैं कम्युनिकेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन अगर नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी क्लासेस की टाइमिंग होगी, लेकिन उस क्लासेस की टाइमिंग के अंदर भी हमारी क्लास ID और क्लास पासवर्ड्स वगैरह ये भी आपको पता है अपडेट हो रहे हैं। कम्युनिकेशन नहीं है तो आप फिर क्लास भी नहीं ले सकते, क्विज़ भी नहीं कर सकते, असाइनमेंट्स भी नहीं कर सकते। अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। कुछ 1-2 क्वेश्चंस आए मेरे पास, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। और इसके अलावा अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, रिकॉर्डिंग्स और इन सारी चीज़ों से कोई इश्यूज़ हैं, तो वो भी ज़रा मुझसे शेयर कर लें, ईमेल चैट रूम के ऊपर मुझे बता दें, या फिर जो है वो रेज हैंड करके अपनी बात ज़रा माइक में अगर कहना चाहें तो माइक में भी आप कह सकते हैं। मैंने कुछ टाइम मुख्तस किया है इस क्लास का कि हम ये सारी बातें कर लें, फिर हम जो है वो लर्निंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बाबर हंस की तरफ से है कि header.html implementation.cpp की फ़ाइल को क्रिएट करना एंड मर्ज करना दोबारा से सिखा दें, बिकॉज आई डिड नॉट अटेंड दैट क्लास। ओके, आपने अटेंड नहीं की थी तो आई थिंक आपके पास जो सोर्स कोड है आप उसको देखकर अब आपको खुद ही समझना पड़ेगा, बिकॉज लिमिटेड टाइम के अंदर मैं चीज़ों को 2-3 दफ़ा रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ। राइट, तो काइंडली यह काम आप खुद ही कर लें। आप जो मैंने सोर्स कोड्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसके ऊपर गूगल ड्राइव के ऊपर उनमें से सोर्स कोड निकालें और उसको देख लें कि वो फाइल्स किस तरह से अलग किए हैं। थोड़ा जो अभी मैं क्लास आपकी स्टार्ट करूँगा और जब बताऊँगा बाकी सारी चीज़ें, तब मैं उसके साथ रिकैप भी थोड़ा सा बता दूंगा कि ये फ़ाइल हमने क्यों अलग की है। ठीक है, तो आई विल ट्राई कि वो हो सके, लेकिन उसके बावजूद आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जाके सोर्स कोड निकालें और जाकर देख लें कि 3 फाइलें किस तरह से अलग हुई हैं। ऑल राइट,
शेखानी आफाक शेखानी कहते हैं कि टीओ को अलाउ रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। आई थिंक टीए को मैं कह सकता हूँ यस कि वो अलाउ कर दें रिकॉर्डिंग, बट अगेन मे बी चूँकि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोगों के ऊपर भी जो है वो आप लोगों के पास भी ये प्रिविलेज है कि आप भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इस लेक्चर की। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी रिकॉर्ड कर रही है तो आपको सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है और अपने कंप्यूटर का जो या मोबाइल का जो स्पीकर से आवाज़ आ रही है उसको आप रिकॉर्ड कर लें तो आपके पास लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा। जूम की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो जूम के अंदर चूंकि मैं भी सेकंड पार्टी हूँ, मैं भी कम्प्लीटली होस्ट नहीं हूँ, होस्ट हूँ भी तो ये है कि मैं जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो उसके पास हो रही है रिकॉर्डिंग जिसने ये मीटिंग बनाई है, मैंने ये मीटिंग नहीं बनाई है। तो इस वजह से रिकॉर्डिंग जूम के ऊपर हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को या आप OBS स्टूडियो को बैंडी कैम इस तरह का अगर आप यूज़ करते हैं तो आप यूज़ कर लें और उससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेरी तरफ से इजाज़त है आपको। मोहम्मद हन्नान के क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले मोहम्मद कुमैल माइक में कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मोहम्मद कुमैल। वालेकुम अस्सलाम। ओके, ठीक है ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। आई थिंक असाइनमेंट में मैंने ये स्पेसिफिकली बताया भी है, असाइनमेंट की जो आपकी प्रॉब्लम सेट है उसके अंदर मैंने ये बताया भी था, शायद अगर नहीं बताया था तब भी सुन लें। अगर आप उसको जाके दोबारा स्टडी करें तो आई थिंक मैंने ये चीज़ बताई थी। और वो ये कि जो आपके डाटा मेंबर्स हैं उनको आपने रखना है प्राइवेट, राइट। और जो आपके पब्लिक जो आपके वो हैं मेंबर फंक्शंस हैं उनको आपने रखना है पब्लिक। आप डेटा मेंबर्स को प्राइवेट नहीं पब्लिक नहीं रख सकते। डेटा मेंबर्स को आपने रखना है प्राइवेट। जिस तरह से भाई शॉप नंबर है या जो है नंबर ऑफ़ फ्लोर्स है बिल्डिंग में, ये सारी चीज़ें प्राइवेट होंगी। पब्लिक इनके गेटर सेटर्स बनेंगे। आप इनकी वैल्यूज़ अगर चेंज करना चाहते हैं तो गेटर सेटर्स से करेंगे। आप डेटा मेंबर्स को प्राइवेट ही रखेंगे, पब्लिक नहीं रखेंगे, राइट। आई थिंक ये मैंने उसमें स्पेसिफिकली बताया भी। अगर नहीं भी बताया तो इस चीज़ को एज एन इंस्ट्रक्शन ले लें कि आपने डेटा मेंबर्स को हमेशा प्राइवेट रखना है, अनलेस टोल्ड अदरवाइज। कि मैं आपको कहूँ कि ये जो डेटा मेंबर है इसको आपने पब्लिक रखना है, तब तक आपने अज्यूम यही करना है कि सारे डेटा मेंबर्स प्राइवेट ही होंगे। मोहम्मद हन्नान ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि असाइनमेंट की ड्यू डेट 19 जून है, सो असाइनमेंट आज तक जमा करवा सकते हैं या कल के दिन भी जमा करवा सकते हैं। 19 जून है, उसके आगे आई थिंक आपके पास टाइम भी लिखा हुआ आ रहा होगा LMS के ऊपर कि टाइम क्या है। तो आई थिंक 19 जून के रात 11 बज के 55 मिनट तक लास्ट टाइम है। यानी कि जैसे ही 12 बजेंगे यानी 11 बज के 56 मिनट होंगे, 56 मिनट्स होंगे, 11:56 PM होगा 19 जून का, यानी कि कल का। एक आज की रात भी आपके पास है और कल की रात 11:55 तक भी आपके पास टाइम है। अगर उसमें आप जमा करवा देते हैं तो जमा करवा दें, उसके अलावा जो है वो फिर कट ऑफ डेट हो जाएगी, उसके बाद आप जमा नहीं करवा सकते। डेट कट ऑफ है, डेट लेट सबमिशन नहीं है। इसी वजह से मैंने ईमेल के ऊपर भी सबमिशन रखी है, क्योंकि कट ऑफ हो जाएगी तो ईमेल के ऊपर भी आप सबमिट करवा सकते हैं। तो आई विल टेल ही कि अगर LMS में कोई इशू आ भी गया था तो ईमेल में इशू नहीं आया है, आपने वो चीज़ें ईमेल पर भेजी होंगी मुझे। और एक और बात असाइनमेंट की, क्योंकि डेट की वजह से बात हो रही है, तो एक और बात ज़रा मेरी सुन लें कि असाइनमेंट की डेट की एक्सटेंशन, आई एम ग्लैड कि आपकी क्लास में से किसी ने अभी तक नहीं कहा है कि असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड कर लें, लेकिन कुछ दूसरे जो सेक्शन है वो ये कह रहे थे कि असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड कर दें। तो अगर ये किसी के जहन में है भी सवाल कि असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड होनी चाहिए, तो उसमें मैं आपको ये बता दूं कि असाइनमेंट की डेट हो सकता है कि मैं एक्सटेंड कर दूं, लेकिन डेट एक्सटेंड नहीं करूंगा, मैं टाइम एक्सटेंड करूंगा। अगर आपके 11:55 तक टाइम हो रहा है असाइनमेंट की जो है सबमिशन का, तो हो सकता है कि मैं आपको कहूँ कि आपके पास 12 घंटे हो रहे हैं, आप सुबह 11 बजे तक जमा करवा दें, या आपके पास से 20 घंटे हो रहे हैं, आप कल रात 8 बजे तक जमा करवा दें। आपकी मैं डेट एक्सटेंड नहीं करूँगा कि आज 19 है आपको मैं 3-4 दिन और दे दूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। और इसकी एक वजह ये है कि आप लोग ये समझ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि डेट अगर एक्सटेंड हो जाएगी तो जो एक्सटेंडेड डेज हैं उसके अंदर हम मिलकर काम कर लेंगे और उसके अंदर मैं काम करके असाइनमेंट जमा करवा दूंगा। रिमेंबर कि अगर मैं आपकी डेट एक्सटेंड करूंगा भी तो वो एक्सटेंशन सिर्फ उन लोगों के लिए ही फ़ायदेमंद है जिन्होंने 19 जून तक यानी कि ड्यू डेट तक काम किया हुआ होगा। उन्हें कुछ चेंजेस करनी होगी जिसके लिए वो अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए एक्सटेंशन मांग रहे हैं। उन लोगों के लिए एक्सटेंशन फ़ायदेमंद नहीं होगी जिन्होंने अभी तक काम नहीं किया और वो समझ रहे हैं कि एक डेट एक्सटेंड हो जाएगी तो हम फिर 2 दिन में कर लेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर दूँ, डेट में एक्सटेंड नहीं करूँगा। अगर डेट एक्सटेंड करूँगा भी तो वो कुछ घंटों के लिए एक्सटेंड करूँगा, टाइम एक्सटेंड होगा। टोटली आपको 2-4 दिन में नहीं दूंगा। जिस तरह से फ्राइडे है ना, कल की लास्ट डेट है, आपको मैं पूरा वीकेंड नहीं दे सकता इस असाइनमेंट की दोबारा सबमिशन के लिए।
ये काम आपका है कि आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है। आपको असाइनमेंट मैंने तकरीबन 10 दिन पहले दी हुई है, और असाइनमेंट को इतनी मुश्किल है भी नहीं। अगर आप उसकी सोर्स कोड्स को सही तरह एक्सरसाइज में ले आए थे तो असाइनमेंट्स को इतनी मुश्किल है भी नहीं। बट अगेन इट्स अप टू मी, हो सकता है कि मैं ये कहूँ कि असाइनमेंट इतनी मुश्किल है, या जब मैं उसका सोल्यूशन बनाऊँ तो मैं कहूँ कि इसमें ये इश्यूज़ हैं, तो हो सकता है कि मैं आपको पूरा वीकेंड भी दे दूँ। बट अगेन ना मैं अभी आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि मैं आपको ईमेल जो है क्या कहते हैं वीकेंड पूरा दूंगा, ना मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल एक्सटेंड नहीं होगी। इट्स अप टू मी कि मैं एक्सटेंड करूँ या ना करूँ। लेकिन एक्सटेंशन उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद होगी जिन्होंने अब तक काम किया है। इतनी एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगी कि आप बैठ के आराम से कहें कि चले 2-4 दिन और आ गए, अब हम आराम से काम करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। फ्रेंड फंक्शन और गेटर सेटर एक बार रिव्यू करा दें। ओके, मैं रिव्यू करवाता हूँ फ्रेंड फंक्शन और गेटर सेटर। फ्रेंड फंक्शन में रिव्यू करवा दूंगा, गेटर सेटर्स तो चलें आप देख लीजिएगा उसको सोर्स कोड में। अगेन टाइम इशू की वजह से हम नहीं कर सकते सारी चीज़ें रिपीट बार बार। ईमेल नहीं आई थी, हसन रशीद ये कह रहे हैं। अगेन मैं ये कह चुका हूँ, हसन रशीद या हसन रशीद जो भी हैं, कि ईमेल अगर आपको रिसीव नहीं हुई तो आई विल टेल यू कि आपने मुझे जो ईमेल फॉर्म सबमिशन करवाया था ना, सब क्लास जब स्टार्ट हुई थी आपने मुझे एक ईमेल सेंड की थी, जब मैंने आप फॉर्म सबमिट करवाया था कि अपनी ईमेल्स मुझे जमा करवा दें, तो उन सिचुएशन में आपने कौन सी ईमेल मुझे भेजी है मैं उसको भी ज़रा टैली कर लूँगा, तो उस पर हमारी कम्युनिकेशन इंशाल्लाह आगे चल के ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। अब मेरे पास कोई नया क्वेश्चन नहीं है और नया हैंड रेज भी नहीं हुआ। आफाक शेखानी का एक क्वेश्चन अभी अभी आया है, बस मैं ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको टैली करके और फिर जो है अपने कोडिंग की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आफाक शेखानी ये पूछ रहे हैं कि .h फाइल के बग़ैर किसी एरर के भी अक्सर कहता है कि नॉट कंपाइल, लेकिन वही .cpp फाइल पे रन करता है तो रन हो जाता है। ओके, इसमें इशू ये है आफाक शेखानी कि आप जब 3 फाइल्स में तोड़ देते हैं ना किसी भी अपने फंक्शंस को, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर एक ही फाइल में लिखा हुआ है तो आपको फिर ये ध्यान नहीं रखना कि कौन सी फाइल इंक्लूडेड है कौन सी फाइल इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन जब आप उसको तोड़ देते हैं तो फिर इश्यूज़ ज़्यादा आते हैं। इसको ऐसे समझ लें कि अगर आप एक ही फाइल में काम कर रहे हैं तो कुछ इश्यूज़ हैं जो कि नहीं आते, लेकिन अगर आप फाइल को अगर तोड़ देते हैं तो उन 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 उस सिचुएशन में ये इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। उन इश्यूज़ में कॉमनली इश्यूज़ यही है कि आपने फ़ाइल इंक्लूड नहीं करवाई, आपने क्लास का नाम नहीं बताया फंक्शन को डिफाइन करने से पहले, जो डबल कॉलन हम लगाते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसी वजह से इंट्रोड्यूस करवाई गई क्योंकि हम क्लास को तोड़ना चाह रहे थे 3 हिस्सों में। तो अगर आप क्लास को नहीं तोड़ते तो आपने सारी चीज़ें एक ही चीज़ में लिखी हुई हैं तो ऑब्वियसली वो चल जाएगा। लेकिन इशू तभी आएगा जब आप उसको 3 क्लासेस में तोड़ेंगे और आपने उसमें कोई इशू क्रिएट किया खामखा। तो अगर आप 3 क्लासेस में तोड़ रहे हैं, 3 फाइल्स में तोड़ रहे हैं, तो इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखें कि फ़ाइल का नाम लिखें यूज़र के, उससे फंक्शन के नाम से पहले फ़ाइल को इंक्लूड लाजमी करवाएं, मेन के अंदर इंक्लूड लाजमी करवाएं। इस तरह की जो 4-5 चीज़ें हैं ना जो कि हमने टैकल की थी, उनको ज़रा अच्छी तरह से देख लें ताकि आपके जब फाइल को तोड़ दें आप 3 हिस्सों में तो उसमें कोई इश्यूज़ ना आए। .c और .cpp में नहीं टूटती हैं भाई आफाक शेखानी, .h में टूटती हैं और 2 .cpp फाइल्स होती हैं। मैं भी एक जब नेक्स्ट हम इसकी तरफ चलते हैं ना कोडिंग की तरफ तो क्लियर हो जाएगा। प्रोजेक्ट एक ही होगा महर खान न्याजी, फाइल्स अलग अलग होंगी। जिस तरह building.h अलग होगी, building.cpp अलग होगी, shop.h अलग होगी, shop.cpp अलग होगी, जो है क्या कहते हैं और कौन सी थी, जो भी हैं आपकी क्लासेस मैंने जितनी भी बनवाई हैं आपसे, house.h अलग होगी, house.cpp अलग होगी। मेन फंक्शन सिर्फ एक ही होगा क्योंकि प्रोजेक्ट एक ही है, इसलिए मेन फंक्शन सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करेगा और उसके अंदर ही सब फंक्शन सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बन रहे होंगे और ये सारे काम हो रहे होंगे। जी अली मुर्तज़ा। सर आपने बिल्डिंग क्लास में बोला कि हमें क्या कहते हैं नंबर ऑफ फ्लोर में हमें रूम्स इंसर्ट करवाने हैं, हर रूम में अलग अलग रूम होगा। इसमें सर प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि एरे जब बना रहे तो एरे में बोले वैल्यू इंसर्ट करो, फंक्शनली खुद ही इंसर्ट नहीं हो रही। ओके ओके ठीक है तो इसका थोड़ा बता। ठीक है। इसके ऊपर चलें, ये बोलता हुआ मैं भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ और मुझे अच्छा फील भी नहीं होगा ये बोलता हुआ, लेकिन बोलना मुझे यही है कि ये काम आपके ऊपर है, आपने इसके ऊपर रिसर्च करनी है कि क्या कैसे करना है ये काम। ओके, सो लाइक आई सेड कि असाइनमेंट में बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें मैंने ऐसी रखी हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस नहीं कर चुके हैं और मैं ये चाह रहा हूँ कि वो आप खुद ही रिसर्च करके अपने हिसाब से करें। गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, हो सकता है कि आप उसको किसी ऐसी तरह से टैकल करें जो कि मैंने ना सोचा हो और फिर भी उसका सोल्यूशन मिल जाए मुझे। तो अगर सोल्यूशन मिल रहा है तो दैट्स ओके। तो इसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है कि वो काम कैसे होगा, लेकिन आप उसका थोड़ा बहुत हिंट ले चुके हैं और आप मुझे बता चुके हैं और पूरी क्लास ने भी ये बात सुन ली है
कि एक्चुअली जो इसका सोल्यूशन है वो यही है कि यू वुड हैव टू मेक एरे, ठीक है, नंबर ऑफ फ्लोर्स का आप एरे बना दोगे, लेकिन अगेन वो जो एरे होगा वो आई थिंक वन डायमेंशनल नहीं होगा। अगेन आई थिंक मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने सोल्यूशन नहीं बनाया, मैं बनाऊंगा तो मुझे पता लगेगा, लेकिन अभी आपके पास लिमिटेशन जो है लिबर्टी है कि आप जितना जैसा चाहें सोल्यूशन का इख्तियार कर लें। जो एरे बनेगा वो इन माई ओपिनियन वुड बी अ 2 डायमेंशनल एरे रादर देन अ 1 डायमेंशनल एरे, क्योंकि आप नंबर ऑफ फ्लोर्स को भी टैकल करेंगे और नंबर ऑफ फ्लोर्स के अंदर जो है रूम्स की तादाद भी होगी, तो इट वुड बी ए 2 डायमेंशनल एरे इन माय ओपिनियन। अगेन आप देखें इसको, हो सकता है कि ये सोल्यूशन ना हो, कोई और सोल्यूशन हो, बट इट्स अप टू यू, आप उसको रिसर्च करके खुद ही अपना जो है सोल्यूशन बनाएं। कृष्ण लाल कह रहे हैं मेन डॉट सीपीपी एक ही होगा, यस बिकॉज प्रोजेक्ट एक ही है इसलिए मेन एक ही होगा, मेन अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक है। आप बनाएंगे भी तो आपको वो कंपाइलर इशू दे देगा कि मेन एक से ज़्यादा नहीं हो सकते एक प्रोजेक्ट में। क्विज़ रह गया है वो कब देंगे, इब्राहिम उस्मान भी पूछ रहे हैं। क्विज़ रह गया है तो उसके लिए, अच्छा सही, अच्छी बात याद दिलाई इब्राहिम उस्मान। आपको मैं एक और अनाउंसमेंट बता दूं कि जो आपकी क्विज़ है, जिन लोगों ने क्विज़ नहीं दिया है उनको मैंने कहा था कि आपका मैं क्विज़ कंपनसेट कर दूंगा और आप क्विज़ जो है वो बाद में भी दे सकते हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन मैंने ये सोचा है, इट वुड बी अ हेडेक फॉर मी बट अल्टीमेटली इससे आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। वो ये कि हमने प्लान किए हैं 3 से 4 क्विजेज़। अगर आपको याद हो क्लास के स्टार्ट में हमने ये बताया था कि 3 से 4 क्विजेज़ होंगे आपके और 3 असाइनमेंट्स होंगी और इस तरह की सारी चीज़ें होंगी। अगर हम ये करते हैं, ये सोल्यूशन मेरे जहन में और आई थिंक यही बेहतर है और मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। अगर हम ये करते हैं कि हम 3 क्विजेज़ के बजाय क्विजेज़ की तादाद को डबल कर दें, यानी कि 6 या 7 क्विजेज़ लें, हर दूसरे वीक हमारा एक क्विज़ हो रहा हो, उससे सोल्यूशन ये होगा कि हम उन 6 या 7 क्विजेज़ में से सेलेक्ट सिर्फ 3 ही करेंगे, 3 या 4, यानी कि बेस्ट 3-4 क्विजेज़ जो आप अटैम्प्ट कर सके, जो क्विजेज़ आप अटैम्प्ट कर सके, हम सिर्फ उसी को कंडक्ट जो है वो क्या कहते हैं इंक्लूड करेंगे और उसके अलावा जो क्विजेज़ हैं उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका एक क्विज़ मिस हो गया तो इसमें आपको टेंशन की बात नहीं है, आप दूसरा क्विज़ दे दें। अगर आप दूसरा भी मिस कर गए आप तीसरा दे दें। अगर आप तीसरा भी मिस कर गए तो फिर उसके बाद जो है आपको सारे क्विज़ेज़ देने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके पास लीवे होगा सिर्फ एक क्विज़ का नहीं बल्कि 3-4 क्विज़ेज़ का, कि आपका एक मिस हो गया तो कोई इशू नहीं, क्योंकि अगले आप 4 अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपके वो चारों काउंट हो जाएंगे। फिर एक और मिस हो गया तो कोई इशू नहीं, क्योंकि अगले 4 आप अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें सारे इशूज़ क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हमारा एक क्विज़ हुआ है, आई एम ट्राइंग कि हमारे पास इतना टाइम हो, मिड हो और उसके बाद इतना टाइम हो हमारे पास, और मैं आपके क्विज़ेज़ इतने बनाऊं कि आपके 6 से 7 क्विज़ेज़ हो जाएं, ताकि हम उसमें से बेस्ट कैलकुलेट कर लें। अगर कोई बंदा सारे क्विज़ेज़ दे देता है तो उसके लिए फ़ायदा है कि उसके मैं बेस्ट कैलकुलेट करूंगा। अगर उसने सब में ही 10-10 नंबर ले लिए हैं या 5-5 नंबर ले लिए हैं तो उसके सारे टोटल नंबर हो जाएंगे। अगर उसने किसी एक क्विज़ में भी एक नंबर कम लिया है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि बाकियों में उसने सारे सही लिए हैं। तो आई थिंक ये सोल्यूशन मेरे लिए सही रहेगा। हाँ, इसका मतलब यही है मिफ्ज़ाल हुसैन कि एक चांस गया, अब इसके बाद जो 6 चांसेस या 5 चांसेस आपके पास आएंगे आप कोशिश करें कि उनमें आप अटैम्प्ट कर लें, लेकिन फिर भी अगर उसमें से भी एक मिस होता है तो फिर भी आपके पास चांस है कि अगले 4 आप अटैम्प्ट कर लें। तो अगर मैं जो कैलकुलेट सिर्फ 3 या 4 करूँगा तो फिर आपने 3 या 4 ही अटैम्प्ट करना है, उससे ज़्यादा लूँगा मैं ज़्यादा ही, लेकिन आपको अटैम्प्ट जो है वो 3 से 4 करने की वो होगी। उसके बाद आप चाहें तो क्विज़ेस छोड़ भी सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, और आई थिंक हमने लास्ट क्लास में, मुझे ज़रा चैट में जल्दी से बता दें कि हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम था जिस प्रोजेक्ट पे हम क्या काम कर रहे थे, कौन से प्रोजेक्ट पे हमने काम किया था। फाइल, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, तो इनमें से बता दें कौन सा, ये वाला था। आई थिंक जून 17 को हमारी लास्ट क्लास हुई थी। यस, नहीं ये तो जून 17 को तो कल है। कौन सा प्रोजेक्ट है, ए बी फाइल्स, ये इसके अंदर है, यहाँ पर भी नहीं है। सोर्स कोड्स, एनीवन, ए बी, यस सेक्शन इज ए बी। आई थिंक दिस इज द क्लास, माई प्रोजेक्ट ए बी, जून 11, ये हमारी लास्ट क्लास हुई थी। ये प्रोजेक्ट है आई थिंक, बैंक और इम्प्लीमेंटेशन, और लेट्स सी इसके अंदर क्या है। अगर फ्रेंड फंक्शन बना हुआ है इसका मतलब बना हुआ तो इसका मतलब है कि यही क्लास है जो कि हम चला रहे थे।
ओके, सो दिस इज़ माई क्लास डॉट एच, जिसके अंदर अकाउंट की क्लास बनी हुई है और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। फिर बैंक डॉट एच है, यस फ्रेंड फंक्शन हमने बनाना स्टार्ट किया था। क्या किया था, आई थिंक बन गया था। अगर ये फाइल चल जाती है तो इसका मतलब है कि हम फ्रेंड फंक्शन बना चुके थे। यस, द आउटपुट इज़ हेयर, फ्रेंड फंक्शन हम बना चुके थे। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ इसको, एक दो क्वेश्चन जो आए उनको भी मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, जब आप क्लास बना रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं अभी मैं 3 क्लास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। ओके, सो सबसे पहली चीज़ ये कि जब आप क्लास बनाते हैं तो बैंक डॉट एच यानी कि क्लास डॉट एच में जो है डॉट एच फाइल के अंदर होती है आपकी। ये उन लोगों से मैं मुखातिब हूँ जो पूछ रहे थे कि 3 फाइल्स में कैसे तोड़ते हैं। तो जो आपकी पहली फाइल होती है वो बैंक डॉट एच यानी कि क्लास का जो भी नेम है डॉट एच फाइल होती है, और उसके अंदर सिर्फ क्लास की डिक्लेरेशन होती है। डिक्लेरेशन से मुराद ये है कि उसके डाटा मेंबर्स कौन कौन से हैं। डाटा मेंबर्स का मतलब आप सबको पता है कि क्या है, और इसके बाद उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। अगेन बात यहाँ पर डॉट एच में सिर्फ इतनी होती है कि फंक्शंस कौन कौन से हैं, वो फंक्शन क्या काम करेंगे ये डॉट एच में नहीं बताते हैं हम, ये आकर हम बताते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन फाइल में, यानी कि उस क्लास की डॉट cpp फाइल में। और उसके अंदर आप बता रहे होते हैं फंक्शन की डेफिनेशंस, और उसमें किस तरह से बताते हैं फंक्शन की डेफिनेशन कि भाई वाइड ओपन ये काम करेगा, कंस्ट्रक्टर ये काम करेगा, वाइड प्रिंट डेटा ये काम करेगा, वाइड क्लोज ये काम करेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये आप काम बता रहे होते हैं, और इसके अंदर जो है आप ये चीज़ बता रहे होते हैं, जिसका मतलब ये होता है बताने का कि ये जो फंक्शन आप डिफाइन करने जा रहे हो ये फंक्शन इस क्लास का मेंबर फंक्शन है, ये इस क्लास का मेंबर फंक्शन है, ये फंक्शन इस क्लास का मेंबर फंक्शन है, ये फंक्शन इस क्लास का मेंबर फंक्शन है, एंड सो ऑन, राइट। और इसके बाद जो लास्ट फाइल होती है वो मेन डॉट cpp होती है। उसके अंदर सिर्फ आप इंट मेन बनाते हैं, अपनी फाइल्स को इंक्लूड करवाते हैं, डॉट एच को इंक्लूड करवाते हैं, सिर्फ डॉट cpp को इंक्लूड नहीं करवाते हैं, डॉट एच को इंक्लूड करवाते हैं, और इंट मेन के अंदर आकर आप अपना वो सारा काम करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं और उनके फंक्शंस कॉल कर रहे हैं। सो ये काम हम कर चुके हैं। अब आते हैं फ्रेंड फंक्शन के ऊपर। मैंने फ्रेंड फंक्शन का आपको ये बताया था कि जो फ्रेंड फंक्शंस होते हैं उसका काम ये होता है कि वो आपकी क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, यानी कि बिल्कुल उसी तरह ये काम करता है जिस तरह आपकी क्लास के मेंबर फंक्शंस होते हैं, राइट। तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ था तो अब मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जिनका क्लियर हो गया था दैट्स ओके। कि जो फ्रेंड फंक्शन है उसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही समझें कि वो आपकी क्लास का मेंबर फंक्शन है। जिस तरह ये वाइड ओपन का फंक्शन है, वाइड प्रिंट डेटा का फंक्शन है, इसी तरह वाइड क्लोज का फंक्शन है, कोई फ़र्क नहीं, राइट। इसी तरह जब आप बैंक डॉट cpp में आते हैं तो जिस तरह आपने प्रिंट डेटा को डिफाइन किया उसी तरह आपने ओपन को डिफाइन किया, प्रिंट डेटा को डिफाइन किया, बिल्कुल इसी तरह आप क्लोज को डिफाइन कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जब आप फ्रेंड फंक्शन बना देते हैं, जिस तरह मैंने वाइड क्लोज को फ्रेंड फंक्शन बना दिया, तो ये जो फ्रेंड फंक्शन है इस फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करते हुए आप क्लास का नाम नहीं लिखते, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि ये काम उसी तरह करेगा कि जैसे ये मेंबर फंक्शन है, लेकिन एक्चुअली ये मेंबर फंक्शन नहीं होता, ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है जो कि फ्रेंड होता है आपकी उस क्लास का जिसका आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हो। तो जब मैंने इसका आर्ग्यूमेंट पास किया बैंक ए का, बैंक क्लास का आर्ग्यूमेंट पास कर दिया क्लोज के अंदर और फ्रेंड बना दिया मैंने, इट मीन्स कि नाउ दिस जो है फंक्शन इज़ अ फ्रेंड ऑफ क्लास बैंक। और ये काम क्या कर रहा है कि ए डॉट ब्रांच कोड, यानी कि जो भी बैंक का आर्ग्यूमेंट इसमें पास होगा उसका ब्रांच कोड ये प्रिंट कर देगा, दैट्स इट। तो फ्रेंड फंक्शन का काम सिर्फ इतना सा है कि वो फंक्शन कॉल करने के लिए, अगर आप मेन डॉट cpp में देखें तो फ्रेंड फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है। आप ये देखें तो प्रिंट डेटा एक मेंबर फंक्शन है, इसको कॉल करने के लिए इट वाज नेसेसरी कि कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ हो। मैं HBL डॉट के अलावा इसको कॉल नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट फंक्शन। लेकिन इफ़ यू सी क्लोज, द कॉलिंग ऑफ क्लोज फंक्शन को जब मैं कॉल करता हूँ तो यहाँ पर मुझे HBL डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जब मुझे HBL डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसका मतलब ये है कि दिस फंक्शन इज़ नॉट अ member function, it is just a function independent of all the member function, but it is having to it is requiring to pass the object of class account of class bank, right. So the question is from काशिर वसीम के फ्रेंड फंक्शन की तरह ही काम करता है, जैसे पब्लिक है वो प्राइवेट के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। यस, प्राइवेट के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। एज यू कैन सी हेयर आई एम प्रिंटिंग ए डॉट ब्रांच कोड हेयर, तो ए डॉट ब्रांच कोड इस जगह पर डिक्लेयर तो नहीं हुआ तो ब्रांच कोड कहाँ डिक्लेयर हुआ है, ब्रांच कोड यहाँ डिक्लेयर हुआ है, एंड यू कैन सी कि इट इज़ अ प्राइवेट डाटा मेंबर। और जब मैं इसको चलाता हूँ तो ये चल रहा है, इसका मतलब ये है कि नाउ दिस इज एक्सेसिंग
अ फ्रेंड फंक्शन इज एक्सेसिंग अ प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ क्लास बैंक, जिसका वो फ्रेंड है। और यही मकसद है इसका कि इंडिपेंडेंट फंक्शन हो, ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे कॉल ना करना पड़े, लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्ट के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सके। यहाँ तक हम बात खत्म कर रहे हैं फ्रेंड फंक्शन की और मूव ऑन कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको हम कह रहे हैं एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड डिसपॉइंटर। सो ऑल राइट, सो मूविंग ऑन। अब हमारे पास आधा क्लास का टाइम चला गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगले जो 3 टॉपिक्स हैं इनमें से कम एक आधा टॉपिक हम कवर कर लें। सो पहले तो 3 चीज़ें नोट कर लें। सबसे पहली चीज़ हम काम कर चुके हैं जिसके ऊपर, वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन, तो कंपोजिशन जो है या ओके, सो कंपोजिशन जो है उसके अंदर होता ये है कि जो क्लास है उसके अंदर एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। जो एक क्लास है उसके अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, जिस तरह आई थिंक मैंने यहाँ पर बनाया था कहीं। यस, बैंक के अंदर हमने अकाउंट जीनर बना दिया था। अब इसको मैं कमेंट भी कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज कॉल्ड कंटेन्ड ऑब्जेक्ट। एंड मुझे चैट में ज़रा जल्दी से बता दें कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि कंटेनर ऑब्जेक्ट है। कंटेनर ऑब्जेक्ट कौन सा है? कंटेन्ड ऑब्जेक्ट तो हो गया जीनर। व्हाट इज द कंटेनर ऑब्जेक्ट? विच वन इज द कंटेनर ऑब्जेक्ट? जरा मुझे जल्दी से बताएं। नो, I asked Hanan, I asked which is the container object, not a container class. Container object कौन सा है? Bank, again Ibrahim Usman, bank is a class. HBL is an object, good, but HBL is not a container object. बैंक HBL जो है वो ना ही किसी ऑब्जेक्ट को, यानी कि बैंक HBL जब बनता है तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ओके, सॉरी, माय बैड, आई वाज थिंकिंग कि अकाउंट कंटेनर क्लास है। बैंक HBL जब बनता है, जब बैंक HBL बनता है तो इसके बनने के साथ साथ अकाउंट जीनर भी बन जाता है, यानी कि कंटेन्ड ऑब्जेक्ट हुआ अकाउंट जीनर, और जो बैंक की क्लास का ऑब्जेक्ट है यानी कि दिस ऑब्जेक्ट इट इज अ कंटेनर ऑब्जेक्ट। जो बैंक ऑब्जेक्ट कह रहे थे वो सही कह रहे हैं, HBL, अब्दुल कादिर कह रहे हैं, अली मुर्तज़ा कह रहे हैं, इब्राहिम उस्मान कह रहे हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज द कंटेनर ऑब्जेक्ट। ये कंटेन कर रहा है किस ऑब्जेक्ट को? इस ऑब्जेक्ट को। क्विक क्वेश्चन अगेन, जरा जल्दी से मुझे बता दें, जब इस तरह की सिचुएशन है, जब मैंने बैंक HBL कॉल किया, राइट, तो पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बैंक का या अकाउंट का? विच कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड फर्स्ट? अकाउंट का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा या बैंक का? Okay, good. It's good to see participations in the class from most of the students. But unfortunately ज़्यादातर के जवाब गलत आए हैं। पहले जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो अकाउंट का कॉल होगा, उसके बाद जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो बैंक का कॉल होगा। जब भी आप बैंक HBL बनाओगे तो बैंक HBL बनने से पहले अकाउंट HBL बनेगा, अकाउंट जीनर बनेगा। इसको कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर इसको चलाकर भी देख लेते हैं। मैंने इसी वजह से कंस्ट्रक्टर में प्रिंटिंग भी करवाई थी ताकि जब ऑब्जेक्ट बने तो मुझे पता लग जाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट बन रहा है। चलें जी, हमने प्रिंटिंग इस तरह की है कि हमें पता ही नहीं है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कौन सी क्लास का कंस्ट्रक्टर है। सो चलें वेरीफाई कर लेते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज मेड एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जिसके अंदर ये लाइन प्रिंट हुई है। लेट्स सी कि ये लाइन किस में प्रिंट हुई है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज मेड एन ऑब्जेक्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज मेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट प्रिंट नहीं हो रहा, विच मीन्स ओके, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज मेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है ऑफ अकाउंट, ठीक है ठीक है ठीक है। आई डोंट नो व्हाई माय माइंड इजंट वर्किंग दिस वे, बट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज मेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट भी लिखा हुआ है, यानी कि अब मुझे वेरीफाई हो गया है कि सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। जब आपने बैंक का ऑब्जेक्ट बनाया तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यानी कि ये ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद जो है वो बैंक का ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। ऑल राइट, सो एनीवेज दिस वाज जस्ट अ क्विक क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ।
और वो है एसोसिएशन। जिस तरह से मैं अभी आपको कह रहा था कि 3 चीज़ें लिखें। सबसे पहली चीज़ हुई कंपोजिशन। कंपोजिशन तब होती है जब आप किसी एक क्लास के अंदर एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ डाटा मेंबर बना दें, जो कि अभी हमने किया। अकाउंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया बैंक की क्लास के अंदर, तो इसको कहते हैं कंपोजिशन, कंटेन्ड ऑब्जेक्ट और कंटेनर ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट। दूसरी चीज़ जो आप लिखेंगे, नोट करेंगे, वो है एग्रीगेशन। इस टॉपिक को लिख लें, मैं इसको क्लियर करता हूँ कि ये क्या है, एग्रीगेशन। और तीसरी चीज़ जो आप लिखेंगे वो होगी एसोसिएशन। एग्रीगेशन, एसोसिएशन एंड कॉम्पोजिशन, ये 3 फिनोमिना हैं जब भी किसी 2 क्लासेस को आप इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला फिनोमिना कंपोजिशन, कैसे इंटरकनेक्ट हुई क्लासेस, कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के अंदर बन गया, यानी कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। ये एक कम्युनिकेशन हो गई, कनेक्शन हो गया दोनों क्लासेस के अंदर। एक दूसरा तरीका है कनेक्शन बिटवीन क्लासेस का, और वो है एग्रीगेशन। और एक तीसरा तरीका भी है, वो है एसोसिएशन। एग्रीगेशन और एसोसिएशन बहुत ही सिंपल जो हैं, क्या कहते हैं, कंसेप्ट्स हैं। लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट में ज़रा सा क्लियर कर दूं आपका, स्लाइड को लेकर चलते हैं। सबसे पहले जो आपका कंसेप्ट मुझे क्लियर करना है वो ये है, जो ऊपर आपको ग्रीन में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एंड दैट इज़ पॉइंटर टू यूज़र डिफाइंड क्लासेस। आज अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो एसोसिएशन एग्रीगेशन 5 मिनट का काम है, आपको बात समझ आ जाएगी। पॉइंटर टू अ यूज़र डिफाइंड क्लास। रिमेंबर व्हाट इज अ पॉइंटर? पॉइंटर इज जस्ट काइंड ऑफ अ वेरिएबल जिसके अंदर हम एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। अब वो एड्रेस किस तरह का होना चाहिए वो डिफाइन करती है उस पॉइंटर की टाइप। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि लेट्स सपोज इस मेन के अंदर मैं कहता हूँ कि देयर इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर, राइट, मैंने ये एक पॉइंटर बना दिया। अब ये जो पॉइंटर है इसकी टाइप इंटीजर है। इसका मतलब ये है कि पॉइंटर जो है वो पॉइंट की टाइप इंटीजर इस तरह नहीं कहा जाता, बल्कि कहा जाता है इट इज़ अ पॉइंटर टू इंटीजर, यानी कि ये वो पॉइंटर है जो कि किसकी तरफ पॉइंट कर सकता है, एक इंटीजर की तरफ। और इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि भाई PTR, यानी कि इसको मैं क्या वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, इसको मैं 45 असाइन नहीं कर सकता, इसको मैं 66 असाइन नहीं कर सकता, मैं इसको कोई इंटीजर वैल्यू असाइन नहीं कर सकता, बल्कि मुझे इसको क्या असाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इंटीजर बनाता हूँ Q या W इक्वल्स टू 67। तो इसी तरह जब मैं पॉइंटर को क्या वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, एड्रेस ऑफ सम इंटीजर, एड्रेस ऑफ सम इंटीजर, राइट। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पर एक इंटीजर पॉइंटर बनाया और उसको एक पॉइंटर, उस पॉइंटर को वैल्यू असाइन कर दी एक इंटीजर की, एड्रेस असाइन कर दिया एक इंटीजर का, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आपने यहाँ पर इंटीजर के ऊपर काम किया है, मैं किसी यूज़र डिफाइंड क्लास के ऊपर भी ये काम कर सकता हूँ। यानी कि मैं अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट जिस तरह से बना रहा हूँ ना, उसी तरह मैं अकाउंट टाइप का एक पॉइंटर बना दूँ। अकाउंट टाइप का मैंने पॉइंटर बना दिया और मैंने ये कहा कि अकाउंट पॉइंटर के अंदर मैं सेव कर देता हूँ किसका एड्रेस। क्विकली मुझे ज़रा बता दें किसका एड्रेस सेव हो सकता है इसके अंदर, अकाउंट ACCPTR के अंदर, क्योंकि अब ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है। जिस तरह ये एक इंटीजर नहीं है, ये एक पॉइंटर टू इंटीजर है, उसी तरह ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है अकाउंट टाइप का, बल्कि पॉइंटर टू अकाउंट है। इसके अंदर मैं क्या सेव कर सकता हूँ, किस चीज़ का एड्रेस सेव कर सकता हूँ भाई, जल्दी से बताएं। X का कर सकता हूँ, बिकॉज X इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप अकाउंट। मैं इसमें X का एड्रेस सेव कर सकता हूँ, ये लें। मैं वैसे सेव करने को Y का भी सेव कर सकता हूँ, Z का भी सेव कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने ये इससे पहले लिखी हुई ये चीज़ें, Y Z डिक्लेयर नहीं हुए मैं इस सिचुएशन तक, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि X का ही एड्रेस मैं इसमें सेव कर दूँ ताकि X को मैं एक्सेस कर सकूँ। ओके, नाउ लेट्स सपोज कि मैं इसको यहाँ पर चलाता हूँ। अभी तक मैंने कोई चीज़ प्रिंटिंग नहीं की है, मेरे पास आउटपुट आ गई है, एंड आउटपुट वुड बी द सेम, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ एड्रेस को जो है वो सेव किया है और कोई एड्रेस जो है मैंने अभी तक बनाया नहीं है। सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं बाकी चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा जो सारा का सारा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के पॉइंटर की तरफ रहे। ऑल राइट, तो मेन के अंदर सिर्फ यही चीज़ है, दिस। अब अगर मैं इस चीज़ को रन करता हूँ तो ऑब्वियसली आउटपुट के अंदर मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा, बिकॉज आई हैव नॉट डन एनीथिंग। लेकिन एक चीज़ है कि अकाउंट X बनाए तो इसका मतलब इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है, तो ये चीज़ प्रिंट हो रही है।
सो अभी तक जो बात हुई है वो ये कि मैंने एक पॉइंटर बनाया, उसके अंदर एक्स का जो है वो एड्रेस प्रिंट कर दिया। अब मुझे ज़रा बताएं कि अगर मैं करता हूँ एक्स डॉट, अगर मैं अकाउंट में कोई वैल्यू सेव करवाना चाहूँ तो मैं किस तरह सेव कर सकता हूँ? सेट कर सकता हूँ ना मैं बैलेंस। गुड, कंस्ट्रक्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड जस्ट से एक्स डॉट सेट बैलेंस एंड द बैलेंस वुड बी से 45। और इसी तरह मैं अब अकाउंट की क्लास में गेट बैलेंस करके प्रिंट भी करवा लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि बैलेंस इज, व्हाट इज बैलेंस? एक्स डॉट गेट बैलेंस। ओके, टिपिकल थिंग्स, कोई नई चीज़ नहीं की अभी तक हमने, सिर्फ पॉइंटर बनाया है, उसको यूज़ नहीं किया अभी तक, राइट। तो बिल्कुल इसी तरह बैलेंस इज 45 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि गेट बैलेंस आपने सेट बैलेंस से 45 हो गया और गेट बैलेंस से जो है वो ये हो गया। ओके, अब मुझे ज़रा ये बताएं कि अगर मैं ये कहता हूँ, मैं आपको उसके साथ टैली करके इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इसका कंसेप्ट बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक यूज़र प्री डिफाइंड डेटा टाइप का है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे प्रिंट करना है से W, क्या प्रिंट होगा? जल्दी से बताएं। W प्रिंट करता हूँ, क्या प्रिंट होगा? 67। गुड। अगर मैं प्रिंट करता हूँ PTR, क्या प्रिंट होगा? एड्रेस ऑफ 67 या एड्रेस ऑफ W, सॉरी, राइट। इसी तरह अगर मैं PTR को यूज करते हुए 67 प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? What should I write if I want to use pointer and print 67? Steric PTR. So जब मैं ये प्रिंट करता हूं तो वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखें, अब W प्रिंट नहीं किया मैंने, सी आउट स्टेरिक PTR किया है, यानी कि PTR के पास जिसका एड्रेस है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी जाए। 67 प्रिंट हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पर पॉइंटर को यूज करते हुए एक चीज की वैल्यू प्रिंट की, बिल्कुल इसी तरह मैं यहां पर जो सेट बैलेंस का फंक्शन कॉल कर रहा हूं, मैं ये भी कर सकता हूं कि सेट बैलेंस का फंक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाने के बजाय पॉइंटर के थ्रू कॉल करवा लो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं W प्रिंट कर रहा हूं तो 67 प्रिंट हो रहा है, इसी तरह PTR प्रिंट कर रहा हूं स्टेरिक PTR तो भी जो है वो 67 प्रिंट हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह मैं X के थ्रू सेट बैलेंस को कॉल करने के बजाय ACC PTR के थ्रू ये प्रिंट करना चाह रहा हूं। अगेन चीज सेम है क्योंकि इसके पास भी वही एड्रेस है। अब मैं इसको चलाता हूं, देयर वुड बी एन एरर, राइट। एरर ये है कि आपने सेट बैलेंस का फंक्शन जो कॉल किया है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना था, पॉइंटर के थ्रू आप ऐसे कॉल नहीं कर सकते। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज मुझे चेंज करनी पड़ेगी, वो ये कि अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, पॉइंटर के साथ आप डॉट ऑपरेटर नहीं लगा सकते, आपको एरो ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। इस ऑपरेटर को कहते हैं एरो ऑपरेटर। और अगर कोई चीज पॉइंटर है तो आपको एरो ऑपरेटर लगाना पड़ेगा उसके साथ, आप डॉट ऑपरेटर नहीं लगा सकते। एंड इट वुड वर्क जस्ट एज सेम जिस तरह एक्स डॉट सेट बैलेंस और एक्स डॉट गेट बैलेंस प्रिंट हो रहा था, कॉल हो रहा था, बिल्कुल उसी तरह अकाउंट PTR डॉट सेट बैलेंस एरो सेट बैलेंस और अकाउंट PTR एरो गेट बैलेंस यहाँ पर कॉल हो रहा है और एग्जैक्टली सेम आउटपुट मेरे पास आ रही है। व्हाट आई जस्ट चेंज्ड कि मैंने जो है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कॉल करवाने के बजाय पॉइंटर के थ्रू कॉल करवा लिया, दैट्स इट। ठीक है, तो एरो ऑपरेटर आप तब यूज करते हैं जिस तरह आप डॉट ऑपरेटर कब यूज करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट हो। फॉर एग्जांपल देयर इज एन ऑब्जेक्ट एक्स, तो एक्स डॉट के थ्रू मैं ये सारी चीजें कॉल कर सकता हूँ क्योंकि ये एक्स ऑब्जेक्ट की क्लास में है। इसी तरह ACC PTR जब मैं कॉल करता हूँ तो इसके बाद मैं डॉट ऑपरेटर नहीं लगा सकता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर आप सी आउट PTR करते हो, सी आउट PTR कर दो सिर्फ अगर, तो क्या प्रिंट होगा? एड्रेस तो मैं प्रिंट नहीं करवाना चाह रहा ना, इसलिए आपको डी रेफरेंस करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर रहे हो, पॉइंटर के थ्रू कॉल कर रहे हो किसी फंक्शन को, तो फिर आप डॉट ऑपरेटर नहीं लगाओगे, आप एरो ऑपरेटर लगाओगे। बस आप ये बात ध्यान में रखो कि एरो ऑपरेटर आएगा
अगर आपके पास शुरू में कोई यानी कि उससे प्रीसीड हो रहा है कोई पॉइंटर, अगर ये चीज़ पॉइंटर है तो यहाँ एरो ऑपरेटर आएगा, अगर ये चीज़ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर डॉट ऑपरेटर आएगा। दैट्स इट। ये कहानी है पॉइंटर टू यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट की, यूज़र डिफाइंड क्लास की। अब आगे चलते हैं, राइट, इसका मैं क्लास सिंटैक्स है और ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं एग्रीगेशन और उसके ऊपर क्या कहते हैं, एसोसिएशन के ऊपर। ये बातें सिर्फ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट की, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक्स्ट्रा जो है हमें सीखनी पड़े। बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह पॉइंटर का कंसेप्ट है उसी तरह पॉइंटर टू यूजर डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट है। देयर इज़ नो चेंजिंग एंड देयर इज़ नो एक्स्ट्रा थिंग्स नीडेड टू वर्क इट आउट रादर देन जस्ट कि आपने एरो ऑपरेटर को यूज़ करना होगा रादर देन अ डॉट ऑपरेटर। अब चलते हैं आगे एग्रीगेशन और एसोसिएशन पे। अगेन मैं आपको बात शुरू करवा रहा हूँ कंपोजिशन से, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं। कंपोजिशन का मतलब ये है कि एक क्लास के अंदर एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ हो। एग्रीगेशन का मतलब ये है कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट बना हुआ हो, बस इतना सा फ़र्क है, और इस कंसेप्ट को हम कहेंगे एग्रीगेशन। एक क्लास है, उसके अंदर दूसरी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, खुद कंटेन हुआ है ऑब्जेक्ट, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिशन। अगर उस क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो इस कंसेप्ट को हम कहेंगे एग्रीगेशन, राइट। तो अब हम एग्रीगेशन इसके ऊपर अगर मैं अप्लाई करूं, अब मैं इन चीज़ों को मिटा रहा हूं क्योंकि हम पॉइंटर को सीख चुके हैं। कहाँ गई, सॉरी, बैंक डॉट एच में था। ये है कंपोजिशन, ठीक है। अब ये कंपोजिशन है तो एग्रीगेशन पता है क्या है? एग्रीगेशन ये है कि आपने पॉइंटर बना दिया, बजाय इसके कि आप ऑब्जेक्ट बनाएं आप इसको पॉइंटर बना दें। ये क्वेश्चन अभी फ़िलहाल नहीं कीजिएगा कि फ़ायदा क्या हुआ, ये बना दें या वो बना दें, इनको अलग अलग नाम देने की क्या ज़रूरत है। इसको अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन को छोड़ दें, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सीख लें, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को भी हम एड्रेस करेंगे, टाइम बचा दो। एग्रीगेशन के अंदर फ़र्क सिर्फ ये है कि ये चीज़ एक स्टैरिक के साथ आ जाती है, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया बल्कि पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट बनाया। अगर ये किया तो इसका मतलब है कि अब ये कंटेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ हम आ रहे हैं। इसका मतलब अब ये हुआ कि अब जीनर जो बनाए ये कोई कंटेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ये क्या है? ये पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बना ही नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना इसका मतलब है कि ना ही यहाँ पर कंटेंट और कंटेनर का साइंस है, ना ही यहाँ पर लाइफ टाइम की साइंस है। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जब आपने ये काम किया, अकाउंट टाइप का एक पॉइंटर बना दिया इस क्लास के अंदर, इसका मतलब ये है कि जब ये वाली क्लास बनेगी, इस जीनर को मैंने कहीं यूज़ तो नहीं किया ना? आई डोंट वांट कि मैं वहाँ पर भी चेंज करूँ फिर वहाँ पर भी चेंज करूँ। चल अगर देखते हैं यूज़ किया होगा तो बता देगा खुद ही। यस, HPL was not declared in this scope. What happened? HPL क्यों डिक्लेयर नहीं किया भाई आपने? अच्छा, हमने कमेंट कर दिया था समझने के लिए। ओके सॉरी। क्लोज, क्या इशू आ गया? ओके, कमेंट्स देयर इज़ नो एरर, विच मीन्स कि मैंने कहीं पर जीनर को यूज़ नहीं किया, सिर्फ आपको कंपोज करके दिखाया था। ठीक है, तो अब ये चीज़ जो है ये हो गई क्या कहते हैं, एग्रीगेशन, यानी कि पॉइंटर टू अकाउंट बना दिया आपने इस क्लास के अंदर। अब अगर आप ये मुझे बताओ कि जब मैं इसको रन करके देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कॉल हो रही हैं। कैन यू टेल मी कि इसमें एग्रीगेशन में और उसमें क्या फ़र्क हुआ कंपोजिशन में? स्टार्टिंग की 1-2 लाइन्स के अंदर ही आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा आउटपुट की। क्या फ़र्क हुआ एग्रीगेशन में? वैसे तो मैंने आपको बता दिया पॉइंटर बनेगा भाई, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। और कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो आएंगी उसमें पहली कॉम्प्लेक्सिटी आपको अभी आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आ रही है। जल्दी से बताएं क्या फ़र्क हुआ? गुड अली मुर्तज़ा। सबसे पहले बैंक का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ यहाँ पर, अकाउंट का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। पहले जो सिचुएशन थी जब आप अकाउंट कंपोज कर रहे थे पूरा ऑब्जेक्ट को, तो लाजमी था कि पहले कंटेंट ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था।
इस सिचुएशन में पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कंटेंट तो नहीं कहूँगा मैं उसको, कंटेनर नहीं कहूँगा, बल्कि ये है कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट का कॉल हो रहा है जिसके अंदर आपने एग्रीगेट किया हुआ है दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा पॉइंटर। तो सबसे पहला फ़र्क तो ये हो गया। दूसरा फ़र्क ये हुआ कि चलिए दूसरा फ़र्क भी देखते हैं कि आपको पता लगता है या नहीं, लेकिन यहाँ पर मैंने बनाया हुआ नहीं है डिस्ट्रक्टर। दूसरा फ़र्क ये है, समझ लें ज़रा, ये आपकी स्लाइड में भी लिखा हुआ है, स्लाइड से भी अगर आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पहले एसोसिएशन दे दिया, एग्रीगेशन बाद में दी है, ठीक है, तो दैट्स ओके। हम पहले एग्रीगेशन कर रहे हैं, उसके बाद एसोसिएशन पे आएंगे। ओके, इसमें होता ये है कि जब आप एग्रीगेशन की तरफ आ जाते हैं तो एग्रीगेशन का मतलब ये है कि कंटेनर और कंटेंट का कंसेप्ट तो चला गया। अब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर बनाया है, ये जो बना हुआ है पॉइंटर, ये लाइफ टाइम भी उसी तरह एग्जैक्टली रन करेगा जिस तरह कंपोजिशन में रन हो रही थी। विच मीन्स कि जब आप एग्रीगेशन रन कर रहे होते हैं तो ये पॉइंटर सिर्फ तब तक ज़िंदा रह सकता है, तब तक एग्जिस्ट कर सकता है जब तक बैंक का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यानी कि ये वाला HBL। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, ये पॉइंटर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इसकी लाइफ टाइम भी डिपेंडेंट है। आखिरी कंसेप्ट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लूँगा और फिर कल की क्लास में हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इससे बढ़कर। आखिरी कंसेप्ट में सिर्फ आपको बता रहा हूँ और वो है एसोसिएशन का। देखें, अभी तक इशू इतना ज़्यादा नहीं आया है क्योंकि हमने कंपोजिशन के थ्रू हमने सीखा है क्या एग्रीगेशन क्या है। तो भाई कंपोजिशन ये है कि आपने ऑब्जेक्ट बना दिया पूरा का पूरा दूसरी क्लास में, एग्रीगेशन ये है कि आपने पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट बना दिया दूसरी क्लास में। तीसरी चीज़ है एसोसिएशन, और वो ये है एक मिनट के लिए मैं स्लाइड खोल लेता हूँ, आप लोग देखें ज़रा, मैं पानी पीऊँ और देखूँ आपको कितना समझ आता है। एसोसिएशन अब ये है, राइट, कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, सेलर की क्लास है, बायर की क्लास है। सेलर की क्लास के अंदर कुछ इसके ऑब्जेक्ट्स और कंस्ट्रक्ट वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। इसी तरह बायर के अंदर उसके कोई मेंबर फंक्शन और वो बने हुए हैं। रिमेंबर के सेलर के अंदर बायर का ऑब्जेक्ट नहीं है, बायर के अंदर सेलर का ऑब्जेक्ट नहीं है। दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, दोनों के अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स हैं, दोनों की अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। बट देयर इज़ अ क्लास कॉल्ड शॉप, और इस शॉप के अंदर बाकी चीज़ें हों सो हों, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये चीज़ समझना है कि इस शॉप की क्लास के अंदर दो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, और ये जो पॉइंटर्स हैं, बायर के टाइप का भी पॉइंटर बना है यहाँ पे और सेलर के टाइप का भी पॉइंटर बना है। विच मीन्स कि शॉप का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये शॉप का ऑब्जेक्ट एग्रीगेट कर रहा है दो तरह की क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को। विच मीन्स कि जब एक से ज़्यादा क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के पॉइंटर को आप एक क्लास के अंदर स्टोर करवाएं तो दिस कंसेप्ट इज़ कॉल्ड एसोसिएशन। और एसोसिएशन से फ़ायदा ये होता है इसमें और कंपोजिशन और एग्रीगेशन में फ़र्क ये है कि कंपोजिशन और एग्रीगेशन में एक क्लास का लाइफ टाइम डिपेंड कर रहा होता है दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के लाइफ टाइम के ऊपर। जबकि अगर आप इस स्लाइड को गौर से देखो तो यू कैन सी के बायर और सेलर के सिर्फ पॉइंटर्स हैं। बायर और सेलर का अलग से ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट कर सकता है और वो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं होगा शॉप के ऊपर, क्योंकि शॉप सिर्फ उसका एड्रेस रख रही है। अलग से मैं सेलर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कहीं, उस कहीं को हम मेन कह लेते हैं फ़िलहाल। अलग से मैं बायर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कहीं, उसको भी मेन कह लेते हैं। बायर और सेलर का ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बनेंगे, और वो तभी बनेंगे जब मैं बनाऊंगा, और वो तभी डिस्ट्रॉय होंगे जब मैं उनको डिस्ट्रॉय करना चाहूँगा। शॉप के बनने या ना बनने से उन ऑब्जेक्ट के लाइफ टाइम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क क्या पड़ेगा कि शॉप के जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो जो BPTR या SPTR बनेंगे, इसके अंदर मैं उन ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस स्टोर करवा सकता हूं जो कि एक्चुअली बने हुए मेन में। विच मीन्स कि दिस शॉप क्लास इज ओनली बीइंग एसोसिएटेड विद टू डिफरेंट क्लासेस। It does not own any object, it does not own any object of any other class. It is only adding the address of objects that have been made somewhere else. कहीं और ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, वो तब तक बने रहेंगे जब तक मैं चाहूँ। ये क्लास सिर्फ उनके एड्रेस को अपने साथ एसोसिएट कर रही है, दैट्स इट। तो अगर एक क्लास के अंदर दो मुख्तलिफ या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ क्लासेस के पॉइंटर्स बने हुए हैं, दैट कंसेप्ट इज़ कॉल्ड एसोसिएशन।
अगर किसी एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का एक पॉइंटर बना हुआ है, सिर्फ एक से ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक क्लास का, तो उसको हम कहेंगे एग्रीगेशन। और अगर एक क्लास के अंदर एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है खुद ब खुद, तो इसको हम कहेंगे कॉम्पोजिशन। ये तीन मुख्तलिफ कंसेप्ट हैं जिनको हम आगे चल के रिपीट भी करेंगे और इसके कोड वगैरह भी देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास, अभी मुझसे पूछ लें, 2-3 मिनट हैं आपके पास। ये बात जहन में रखिएगा कि आपकी मैं सारी चीज़ें भी क्लियर करूँगा आगे क्लास में, हम यही चीज़ें रिपीट करेंगे। तो अभी अगर कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज़ जो कि आप ऐड करना चाहें तो वो मुझसे कर लें। 2-3 मिनट रह गए क्लास के अंदर और फिर हम इस क्लास को फिनिश करते हैं। यू कैन रेज़ योर हैंड और आप बात भी कर सकते हैं अगर आपको। रिकॉर्डिंग हो रही है, आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रही है। मतीबा अब्बासी ये पूछ रहे हैं, तो आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रही है। आपकी क्लास ख़त्म होगी तो मैं स्टॉप करूँगा रिकॉर्डिंग एंड लेट्स सी कि कितनी हुई है या कोई इशू तो नहीं आया। लाइक आई सेड कि ये रिकॉर्डिंग जो है वो डेमो है, अगर हो गई तो मैं शेयर कर लूँगा आपसे। स्पेसिफायर नहीं लगाया जाए तो वो डेटा मेंबर्स पब्लिक फॉलो करेंगे या प्राइवेट? मोहम्मद हन्नान खेल के देख लो ना, खुद सब बातें मैं बताऊँ। प्राइवेट या पब्लिक होंगे मुझे नहीं पता, आप करके देख लो। अगर आप कोई स्पेसिफायर नहीं लगाते हो, हन्नान का क्वेश्चन ये है, अगर आप कोई स्पेसिफायर नहीं लगाते हो, डायरेक्ट डेटा मेंबर डिक्लेयर कर देते हो, तो वो प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा? आई डोंट नो, करके देख लेना। एनी अदर क्वेश्चन? बाबर हंस कह रहे हैं कि वो प्राइवेट होगा। ठीक है, बाबर हंस सही होंगे, मुझे तो पता ही नहीं है, आप चला के देख लीजिएगा। एनी क्वेश्चन, एनीवन एल्स? रेज हैंड करके अगर पूछना चाहें तो वो भी बता दें। चलें जी, फिर क्लास को यहाँ पर डिसमिस करते हैं। क्या चलें, 1 मिनट है, मैं वेट कर लेता हूँ, क्वेश्चन नहीं आता है तो तब तक क्लास इज़ डिसमिस्ड। यू कैन ऑल लॉग आउट। अटेंडेंस, यस, हमेशा भूल जाता हूँ। पार्टिसिपेंट्स की ज़रा स्क्रीनशॉट लेकर तो मुझे भेजने से यार, प्लीज़, सॉरी आई फॉरगॉट। पार्टिसिपेंट की स्क्रीनशॉट लेके मुझे ईमेल कर दें ज़रा जल्दी से। सॉरी, आपको इतनी देर से मैंने बताया, याद ही नहीं रहा मुझे। कर लिया करें ये काम से यार, ज़रा याद रख के खुद ही। लाइक आई सेड कि इन चीज़ों के ऊपर अगर मेरा फोकस रहा तो फिर हम पढ़ेंगे नहीं। मुझे अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें जब, तो मुझे डन लिख के बता दीजिएगा ताकि मैं फिर क्लास फिनिश करने के लिए रेडी रहूँ। ओके हसन रशीद, मैं रखता हूँ जहन में, ठीक है, गुड, थैंक यू। ऑल राइट देन, क्लास इज डिसमिस्ड, यू कैन ऑल लीव, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।